हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सविंद्र नखाते और मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों फिजिक्स, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स में रहेगा गति, यानी इंग्लिश में कहेंगे मोशन, जिसका मैं कुछ पोर्शन करा चुका हूं दोस्तों। अब उसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने एक और लेक्चर पढ़ाया दोस्तों, जिसमें मात्रा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, मैंने उसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन भी बता चुका हूं। और अब हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति के आगे का, जिसमें से गति में मैंने चाल, वेग, संवेग, गति के नियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता चुका हूं दोस्तों। आज से हम चालू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें। यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज की इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे अभिकेंद्री बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों, क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, उसकी क्या परिभाषा है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो इस बल को ही हम दोस्तों अभिकेंद्री बल कहते हैं। दोस्तों, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सपोज हमारे सामने कोई एक वृत्ताकार मार्ग है और इस पर कोई बिंदु P दिया हुआ है। इस पे कोई बिंदु P दिया है। जब ये वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है दोस्तों, जब ये वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है तो इस वृत्त के केंद्र पर, इसका केंद्र मान लो O है, उस पे एक बल कार्य करेगा, जिसकी वजह से ही ये गति कर पा रहा है। तो इस बल को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। मान लो इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दी है r, और इस जो कोई वस्तु है उसका बल, जो उसका द्रव्यमान दिया है m, और वो v वेग से जा रहा है। तो अभिकेंद्री बल क्या होगा, जो केंद्र की ओर लगेगा। दोस्तों याद रखिए, अभिकेंद्री बल जो है वृत्ताकार मार्ग, कोई भी वृत्ताकार मार्ग हो उसके केंद्र की ओर ही लगता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस अभिकेंद्री बल का फार्मूला क्या हो जाएगा। मान लो अभिकेंद्री बल को F से डिनोट करता हूं, तो F बराबर mv² अपॉन r। r क्या हो जाएगा, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, v क्या है उस वस्तु का वेग, m उस वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों अभिकेंद्री बल क्या हो जाएगा, F बराबर mv² अपॉन r। तो दोस्तों अभिकेंद्री बल के अगर मैं एग्जाम्पल उदाहरण की बात करूं तो क्या होते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्रकृति या कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक, जो गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसको क्या कहेंगे हम, अभिकेंद्री बल कहेंगे। यानी अभिकेंद्री बल जैसे मान लो सपोज कोई ग्रह है, यानी कोई बीच में रहता है दोस्तों, सूर्य बीच में क्या है, सूर्य, और इसके आगे, इसके आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं, मान लो कोई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसके आसपास ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, या इन ग्रह के आसपास कोई उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो जो इसको यानी गति कराने के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ग्रहों को गति कराने के लिए वही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अभिकेंद्री बल कहलाएगा। कब, जब कोई ग्रह किसी सूर्य की, जब कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हो या कोई उपग्रह ग्रह के चक्कर लगा रहे हो, तो किस वजह से लगा पा रहे हो चक्कर, गुरुत्वाकर्षण बल। वही गुरुत्वाकर्षण बल हम क्या डिनोट करवा रहे हैं, अभिकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि किसी मोड़ पर रेल, या जैसे मान लो कोई टर्निंग है, ये कोई टर्निंग है, मान लो इस पर कोई बस या कार चल रही है, इस पर कोई बस या कार चल रही है, तो वो मुड़ते हुए पहिए सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल, जब ये ऐसा टर्न होते हैं तो इनके जो चक्कों में जो बल लगता है, तो वो लगता है उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर। तो जो आवश्यक घर्षण बल होता है दोस्तों, जो आवश्यक घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स होता है, वही क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री फोर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मौत का कुआं क्या होता है दोस्तों, ये मौत का कुआं, मौत के कुएं में जब कोई गाड़ी चलाता है वो किस वजह से चला पाता है, क्योंकि वो जो घर्षण, जो कुएं के चारों ओर जो गाड़ी चलाता है, तो उसका जो एक केंद्र जो बल लगता है वो कब किधर लगता है, केंद्र की ओर। उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं अभिकेंद्री बल की वजह से ही वो मौत के कुएं में क्या होता है, जो बाइक चलाने वाला रहता है मौत के कुएं की दीवार पर, वो उसी वजह से चला पाता है। या न कह सकते एक और एग्जाम्पल, जैसे कि नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को भी क्या होता है, वो भी जो अभिकेंद्री बल की वजह से ही घूम पाते। या रस्सी में पत्थर या रस्सी का तनाव क्या होता है दोस्तों, यदि कोई हम पत्थर को हम रस्सी से बांध दिया जाता है और हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये जो तनाव लग रहा है या जो टेंशन आ रहा है, जो तनाव है, वही क्या हो रहा है, उस पत्थर को घुमाने में कैसे सहायक कर रहा है, अभिकेंद्री बल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब चलते हैं हम आगे, अपकेंद्री बल। अब चलते हैं दोस्तों अपकेंद्री बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसकी परिभाषा समझते हैं कि क्या कह रही है इसकी परिभाषा। दोस्तों इसकी परिभाषा कहती है जड़त्वी फ्रेम, जड़त्वी फ्रेम या इसको हम कह सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों जब बलों की कल्पना की बात आई तो मतलब एक आभासी बल, यहाँ कोई डायरेक्ट कोई बल नहीं लग रहा है, यहाँ कोई बल की बात नहीं हो रही, क्या है, कल्पना कर रहे हैं ऐसे बल की जिन्हें परिवेश में किसी पिंड में संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल, ये बल कौन से हो जाते हैं, ये बल हो जाते हैं छद्म बल या जड़त्वी बल कहलाते हैं। अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वी बल या छद्म बल है। अपकेंद्री बल क्या है, एक छद्म बल या जड़त्वी बल है। इसकी दिशा इसकी दिशा जो होती है दोस्तों अभिकेंद्री बल के, इसकी दिशा जो होती है अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है, अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको एक और परिभाषा से समझना है तो ये कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, जैसे कि मैं सपोज बता रहा हूँ, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वृत्तीय मार्ग में के केंद्र के विपरीत, केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्री बल। लेकिन केंद्र के विपरीत हमें एक बल का अनुभव होता है। क्या होता है, बल का अनुभव होता है। उसी अनुभव वाले बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। ये कौन सा बल होगा, एक आभासी बल होगा दोस्तों। कौन सा बल होगा, ये आभासी बल, आभासी बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलो एक छोटा सा नोट है जिसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो नोट में रहते हैं दोस्तों इस टाइप, इसमें जो मैं बता रहा हूँ इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में अक्सर। दोस्तों नोट ये कहता है कि अपकेंद्री बल, जो अपकेंद्री बल है, जो अपकेंद्री बल जो है अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। अभिकेंद्री बल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है, इधर जो बल लग रहा है वो क्या होता है, अभिकेंद्री, और इसके विपरीत जो लगेगा, अनुभव करते हैं जिसको, अपकेंद्री और अभिकेंद्री। ठीक है दोस्तों, उल्टा होता है। लेकिन यह अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर जो लग रहा है उसकी प्रतिक्रिया ये दे रहा है, नहीं दोस्तों, ये एक आभासी बल है, यानी ये इसकी हम कल्पना की गई, ये हमें अनुमान, हम जब वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं तो इसका हमें अनुमान होता है कि यह लग रहा है, लेकिन ये कोई बल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया के बिना नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्रिया के बिना नहीं होता, जबकि यह अपकेंद्री बल बिना अभिकेंद्री बल की भी अस्तित्व में रह सकता है। अपकेंद्री बल के बिना भी अभिकेंद्री बल क्या है दोस्तों, अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एक यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, हमने अभी जो बताया उसी से रिलेटेड है। जो जैसे मौत के कुएं का एग्जाम्पल दिया है, मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल के अंदर की ओर बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर लगाते हैं। दोस्तों जब कोई हम मौत का कुआं है उस पर जब कोई बाइक चलाता है, उस पर जब कोई बाइक चला रहा है तो जो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है अभिकेंद्री बल हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रतिक्रिया बल कहाँ दे रहे हैं, उसकी दीवार पे दे रहे हैं। प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। यानी यही कह रहा है दोस्तों कि हमें ऐसा लगता है कि हम दीवार पर एक प्रतिक्रिया बल लगा रहे हैं, जिसको हम कह देते हैं कभी कभी कि ये अपकेंद्रीय है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो अपकेंद्रीय बल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ ये कोई आभासी बल है, छद्म बल है। ये हमें प्रतिक्रिया बल नहीं मानना है, किसका, अभिकेंद्री बल का प्रतिक्रिया बल नहीं मानना है, क्योंकि अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर लगता है। हमें अनुमान होता है कि बाहर भी कोई बल लग रहा है, लेकिन कोई बल नहीं है दोस्तों, लेकिन गलती से अभिकेंद्री बल नहीं कह सकते, वो एक आभासी होता है, एक अनुमान हो लगता है हमें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब हमारे सामने दिया है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको जानते हैं दोस्तों। जब यहाँ डेफिनेशन में बताया गया है, जब बल द्वारा एक पिन को एक अक्ष के परिता, बल द्वारा एक पिन को एक अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति
इसमें डेफिनेशन में बोला है, फिर से देखिए, बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो दोस्तों, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से अक्ष से बल क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, मतलब बल आघूर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बल आघूर्ण है इसकी बल आघूर्ण क्या बोलता है, कोई बल लगा रहे हैं और बल आघूर्ण की भुजा, मतलब कि जैसे कि सपोज आप समझ सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा कोई चीज़ दिया है और हम यहाँ से इसको बल लगा के घुमा रहे हैं, हम बल लगा के क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई फोर्स दे रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, और इसकी बीच की दूरी मान लो कोई आर दिए, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ जैसे इसका मात्रक क्या बोला जाए, यह कौन सी राशि हो जाएगी, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। क्यों न्यूटन मीटर होगा, अगर मैं बल आघूर्ण को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी मान लो बल आघूर्ण क्या दिया हो, मैंने बल आघूर्ण को मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी क्या बताया था, फोर्स इंटू दूरी, यानी फोर्स इंटू बल आघूर्ण की दूरी। मान लो कोई एफ बल लगा रहे हैं और कितनी दूरी से लग रहा है, आर दूरी से लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन, और आर का क्या हो जाता है मीटर, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखिए जो कभी कभी दोस्तों जो कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिए, घर में गेहूँ पीसने वाला जाता आपने देखा होगा, एक ऐसा जाता रहता है, बीच में छेद रहता है जहाँ से गेहूँ डाला जाता है। ये पुरानी प्रचलन जो दोस्तों पुराने लोग पहले यूज़ करते थे, और यहाँ पर एक डंडा लगा रहता था जिसको पकड़ के घुमाया जाता था, और यहाँ से क्या डाला जाता था, गेहूँ डाला जाता था, और इस किनारे किनारे हमें इससे प्राप्त हो जाता था। तो इसमें क्या, गेहूँ पीसने का जाता का जो हत्ता रहता है दोस्तों, यहाँ बल लगाया जाता है और यहाँ से कुछ दूरी पे रहता है, इसको गोल गोल घुमाया जाता है, तो हम आसानी से इसको घुमा लेते हैं। जैसे कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए एक लकड़ी लगाई जाती है दोस्तों। जैसे कि अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, तो कुम्हार का जो चाक रहता है, जिससे वो मटके वटके या कुछ मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसमें एक लकड़ी लगी रहती है दोस्त, तो वो गड्ढे के चाक की परिधि के पास बनाया जाता है, चाक की जो परिधि है मतलब इसके आसपास जो है यहाँ बनाया जाता है, ताकि इसको कम बल भी लगाया जाए तो ये आसानी से क्या करे, घूम सके। या आप देखे होंगे कि पानी निकालने वाला हैंडपम्प, अगर उसका हत्ता हम छोटा बना देते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगता है, लेकिन पानी निकालने वाले हैंडपम्प का क्या करते हैं, हम हत्ता थोड़ा लंबा बनाते हैं ताकि हमें आसानी से क्या निकल सके, पानी निकल। अगर हम हत्ता यहीं तक रखते हैं तो ज़्यादा बल लगता है, दिक्कत जाती है, लेकिन अगर हत्ता कम लगाए तो हमें कम बल लगाने पर भी हमें पानी आसानी से मिल जाता है। तो यही दोस्तों बल आघूर्ण के एग्जाम्पल थे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं, अब हमारे सामने दिया दोस्तों सरल मशीन, सिंपल मशीन। क्या होता है दोस्तों, जो सिंपल मशीन होती है ये होती है दोस्तों बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे क्या करती है, कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है दोस्तों, ऐसे कह सकते हो कि ऐसा मशीन है या ऐसी युक्ति है या ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर हम अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, एक बार फिर से डेफिनेशन कीजिए। सरल मशीन क्या है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे इनमें से क्या यानी काम करता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चेक करना रहेगा कि कौन सा बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, सिद्धांत प्रकार सरल मशीन एक ऐसा सिस्टम या उपकरण है या ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर, यानी ऐसा बिंदु है जिसपे बल लगाया जाएगा तो किसी अन्य बिंदु पर रखी हुई वस्तु आसानी से उठाया जा सकता है। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उत्तोलक दोस्तों, अभी मैं आपको इसके बाद उत्तोलक पढ़ाऊंगा, कैसे उत्तोलक काम करता है। आप इसकी अभी नाम सुनिए, उत्तोलक है। उसके बाद घिरनी तो हर कोई जानता है दोस्तों, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का यूज़ कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर पानी की भरी बाल्टी हम खींचें बिना घिरनी के तो बहुत बल लगेगा, ताकत लगेगी, लेकिन यदि हम घिरनी में रस्सी लगा दिया जाए और फिर आसानी से उसको खींच सकते हैं, कम बल लगा के हम पानी से भरी बाल्टी को आसानी से खींचा जा सकता है। एक आनत तल होता है दोस्तों, ये भी इसी टाइप का काम करता है। और फिर रखा है स्क्रू जैक हर कोई जानता है, गाड़ियों के चक्के वक्के या गाड़ियों को उठाने में हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, आसानी से गाड़ियाँ उठ जाती है दोस्तों। तो ये हो गए सरल मशीन के कुछ एग्जाम्पल। अब चलते हैं दोस्तों आगे उत्तोलक, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर नाम से तो आप हर कोई जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी नाम जो उत्तोलक है, इसको जानने में थोड़ी दिक्कत है। उत्तोलक दोस्तों एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, सीधी या
टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है, हम क्या कहते हैं उसको उत्तोलक। क्या होता है? एक सीधी या टेढ़ी छड़, सीधी हो या टेढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, मान लो कोई एक निश्चित बिंदु है, इसके चारों ओर कोई सीधी है छड़ है, वो चारों ओर क्या हो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती हो, यानी ये क्या हो स्वतंत्रता पूर्वक उसके आजू बाजू घूम सकती हो, उसको हम क्या कहेंगे उत्तोलक। तो दोस्तों उत्तोलक में 3 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उत्तोलक सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है आलम। क्या दिया है? आलम या फलक्रम। क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्र, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। मान लो कोई बिंदु है जिसको हमने एफ नाम दिया, एफ मतलब फलक्रम, जिसको हिंदी में आलम कहेंगे। एक निश्चित बिंदु हो गया, इसके चारों ओर जो उत्तोलक की क्षण, मान लो ये उत्तोलक की क्या है? क्षण है, क्या होगी? स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकती है? घूम सकती है। तो हम उस बिंदु को क्या कहेंगे? हम आलम कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? हम आलम्ब कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? आलम कहेंगे। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है आयास, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इफोर्ट। यानी ये क्या होता है दोस्तों? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? आयास कहेंगे। मान लो ये उत्तोलक की कोई क्षण है और यहाँ पर है मान लो कोई एफ, एफ मतलब फलक्रम आलम, जो जिसके आसपास क्षण क्या हो रही है? आसानी से घूम जा रही है। और मान लो यहाँ पर लेंगे इफोर्ट आयास, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं ई, यहाँ लगाए, और यहाँ मान लो कोई वजन है, किसी वस्तु का भार रखा, तो इसको जब उठाना है तो हम कहाँ बल लगा रहे हैं? यहाँ। तो वही बोला है दोस्तों, वही चीज़ बोला है कि क्या बोला है कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, इस उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। यही इस डेफिनेशन में लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आयास क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट दिया है भार। तीसरा पॉइंट दिया हमारे सामने भार। भार मतलब लोड, इसको एल से दर्शा दो या डब्ल्यू से भी दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये क्या कह रहा है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि ये हो गया फलक्रम, आलम हो गया, ये हो गया इफोर्ट जहाँ पर बल लगेगा, और ये है कोई लोड या भार जिसको उठाया जाना है। जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम भार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तोलक समझ में है, उत्तोलक के 3 पॉइंट समझ में गया। अब देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों अब उत्तोलक के प्रकार क्या दिया है हमारे सामने? उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो दोस्तों एग्जामों में जो क्वेश्चन आना है उत्तोलक क्या है और उत्तोलक कितनी, यानी उत्तोलक में कौन कौन से पॉइंट है, इनसे ना आते हैं दोस्तों। हमें एग्जाम्पल आते हैं कुछ, यानी जो उत्तोलक के जो प्रकार दिए उनके जो एग्जाम्पल आते हैं और पूछा जाता है कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है, और ये किस प्रकार से काम करते हैं। इनमें जो आलम है, आयास है और लोड है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों अब स्टार्ट करता हूँ मैं पहला पॉइंट से, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ये क्या होता है? किसी वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ, आयास ई और डब्ल्यू के बीच में स्थित रहता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में जो यांत्रिक लाभ है दोस्तों, यांत्रिक लाभ क्या दिया है? 1 से अधिक या 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। फिर से डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, क्या बोला है? इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम एफ, आयास ई और डब्ल्यू, याद रखो ये दोस्तों, जब भी उत्तोलक की बात करेगा आलम आयास और लोड यानी भार रहेगा, आयास रहेगा और आलम यानी फलक्रम, इफोर्ट और लोड की बात करेगा, रहेंगे ही हमेशा, क्योंकि 3 बिंदु के द्वारा ही उत्तोलक को समझाया गया था। अभी इसके पहले मैंने उत्तोलक की परिभाषा में बताया। और इसमें एक यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों, जो भी इससे काम हो रहा है उसमें जो यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, वो क्या होता है? 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम। पूछा जाता है कि 1 से अधिक, 1 से बराबर और 1 से कम कौन सी श्रेणी के उत्तोलक में? तो आप क्या बताओगे? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब दोस्तों इसका एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज प्रथम श्रेणी का उत्तोलक इस प्रकार से दिया है कि यहाँ बिंदु F है, फलक्रम आलम जो है यहाँ है, और ये है E जिसपे बल लगाया जाएगा, और यहाँ कोई लोड है दोस्तों, यहाँ कोई लोड है मान लो W, ये पॉइंट F है ना, मैंने इसको डॉट इसलिए कर दिया ताकि ये सेंटर में है, ये यहाँ पर बल लगाया जाए। तो कहा जाता है इस श्रेणी के उत्तोलक में जो क्या रहेगा, इस श्रेणी की जो प्रथम श्रेणी की जो उत्तोलक है दोस्तों, इसमें क्या चीज़ खासियत है? इस श्रेणी में जो उत्तोलकों में आलम जो है वो आयास और
लोड के क्या रहेगा, बीच में रहेगा, तभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। फिर से देखिए क्या कहेगा, जो आलम है, जो फलक्रम है, इंग्लिश में जिसको आलम को फलक्रम कहते हैं, वो क्या रहेगा, इफोर्ट और लोड के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होता है, एक से ज़्यादा, एक के बराबर और एक से कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्रथम श्रेणी के जो एग्जाम्पल दिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के जो एग्जाम्पल दिए, ये दिए हैं दोस्तों, कैंची, पलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप। अब देखिए मैं कैंची से समझाता हूँ। मान लो कैंची कैसी होती है दोस्तों, इस तरीके से कैंची होती है, इस तरीके से क्या है, कैंची होती है। तो दोस्तों इसमें क्या, अब आप कहेंगे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का जो मैंने डायग्राम बताया हूँ वो किस तरीके से बताया हूँ कि यहाँ एफ रहता है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है, ये बिंदु है जिसकी चारों ओर ये क्या है, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यहाँ जिस पे बल लगाया जा सकता है, ये भार जिसको उठाया ना जाना है। तो दोस्तों कैंची में क्या होता है, कैंची में देखो क्या होता है, ये है अगर बिंदु एफ, ये जो है दोस्तों यहाँ से हम हाथों से अंगूठे और उंगली में फंसाए जाते हैं, इधर अंगूठा या उंगली लगा दी, रख दी जाती है, फंसा दी जाती है, और हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ बल लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ई। और दोस्तों यहाँ भी जो भी चीज़ है, इनको हटाना है या इनको यहाँ पर जो भी चीज़ करना है, तो यहाँ पर लोड को लगाया, यानी लोड जो भी रहेगा, यानी कुछ चीज़ काटना है, करना है, तो इनके माध्यम से कहा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरीके से पलास जो पेंचिस कहते हैं, संडासी, कील उखाड़ने वाली मशीन, शीश झूला है, साइकिल का ब्रेक भी इसी तरीके से काम करता है, और हैंडपम्प भी दोस्तों इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि आप हैंडपम्प देखिए, इस तरीके से हैंडपम्प रहता है, और ये डंडा यहाँ पर रहता है ई, ये बिंदु है एफ, और यहाँ जिससे पानी निकल रहा है, जिसमें काम करना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यू, जहाँ लोड है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आलम एफ है, इसमें जो आलम एफ और आयास ई के बीच क्या होता है, डब्ल्यू रहता है दोस्तों। इसको में क्या रहता है, इसमें जो लोड है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ मान लो ई है, यहाँ कोई बिंदु एफ है, यहाँ एफ है, ये ई लग रहा है, यहाँ कोई है लोड डब्ल्यू लोड है। तो इस तरीके से क्या कहेंगे, और इस तरीके वाले को क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है, जो एफ है वो बीच में रहता था, ई और डब्ल्यू आजू बाजू रहते थे, बी बीच में रहता था। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एफ और ई के बीच में क्या रहेगा, डब्ल्यू रहेगा दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा यानी यांत्रिक लाभ होगा, सदैव क्या होगा, एक से अधिक होता है। इसका जो यांत्रिक लाभ है दोस्तों क्या होगा, एक से अधिक होगा। इसके उदाहरण देखिए, इसकी उदाहरण दिया है हमारे सामने, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। तो आपको समझाता हूँ मैं इससे एग्जाम्पल से। मान लो सरोता आपने देखा होगा, ऐसा सरोता जो सुपारी गाड़ने का काम आता है। एक सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ये इस साइड से रहता है, और ये इसकी ब्लेड रहती है, ये इस तरीके से बना रहता है, और ये इससे यहाँ मान लो को सुपारी रखी जाती है। तो दोस्तों ये जो है ये एफ हो गया, इधर पे जो रहता है, ये जो हैंडल साइड है ये ई रहता है, और बीच में रहता है डब्ल्यू, क्योंकि मैंने इसका डायग्राम बताया था दोस्तों। इसका मैंने जो डायग्राम बताया था, दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का, वो क्या बताया था, इस तरीके से बताया था। बीच में क्या रहेगा, लोड रहेगा, यहाँ एफ रहेगा और यहाँ ई रहेगा। तो जो मैंने अभी जो बनाया था, जिससे हम एक सरोता जिसको कहा जाता है, वो भी इसी तरीके से रहता है दोस्तों। इस तरीके से रहता है कि यहाँ लोड लगाया जाता है, और जो रहती सुपारी यहाँ जिसको हम हटाना या करना रहता है, तो ई, और जिसके आजू बाजू घूम सकता है सरोता क्या है, वो एफ, फलक्रम एफ बिंदु। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका है। अब चलते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग में क्या होता है दोस्तों, इस उत्तोलक में क्या होगा, जो आलम एफ है, भार डब्ल्यू के बीच में क्या रहेगा, आयास रहेगा, यानी एफ और डब्ल्यू के बीच में क्या रहेगा, आयास रहेगा, ई रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, एक बार फिर से डायग्राम देख के समझिए। इसमें दोस्तों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या रहेगा कि जो फलक्रम एफ दिया है, एफ, और ये जो लोड दिया है डब्ल्यू, इसके बीच में क्या रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चिमटा और मनुष्य का हाथ, इसके एग्जाम्पल है। कैसे है देखते हैं। चिमटा आप सभी लोग जानते हैं कि चिमटा कैसा होता है, इस तरीके से चिमटा होता है दोस्तों।
इस तरीके से क्या होता है, चिमटा होता है, जहाँ से घूम सकता है आसानी से चिमटा, इसके आगे पीछे घूम सकता है, इसलिए एफ रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या बताया था मैंने, ई, यानी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ना है, यहाँ चीज़ को पकड़ना है तो डब्लू या लोड, और यहाँ हम बल देते हैं ताकि उस चीज़ से क्या हो सके, पकड़ सके किसी भी, जैसे इस चीज़ को पकड़ना है हमें तो क्या करते हैं हम, बल यहाँ लगाते हैं, इसलिए ई कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो मैंने तृतीय श्रेणी का जो डायग्राम बताया था दोस्तों, इस तरीके से बताया था कि क्या रहता है, इसमें ई बीच में रहता है, इस साइड एफ, या एफ इस साइड या इस साइड कहीं भी ले सकते हो, आजू बाजू एफ और डब्ल्यू रहेंगे और बीच में क्या रहेगा, ई रहेगा दोस्तों। तो समझ में आ चुका होगा। अब आगे है दोस्तों, इस आगे चलते हैं, और आगे हमारे सामने जो परिभाषा दी गई है वो दे दी गई गुरुत्वीय केंद्र। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में क्या बताया था दोस्तों, प्रथम श्रेणी में जो रहता है एफ बीच में रहता है, ई और डब्ल्यू आजू बाजू रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एफ बीच में, लोड बीच में रहता है, एफ और ई आजू बाजू रहेंगे, लोड बीच में रहेगा, लोड मतलब डब्ल्यू जो भी रहेगा वो बीच में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में हो गया। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एफ यहाँ रहेगा, डब्ल्यू यहाँ रहेगा और बीच में क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ई आ जाता है। ठीक है, ये हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है दोस्तों, चलो अब चलते हैं गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखिए इसमें बोला है दोस्तों कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु समस्त भार कार्य करता है। यानी कोई भी वस्तु मान लो इस टाइप की है, इसका एक गुरुत्वीय केंद्र ये मान लेते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसपे वस्तु का समस्त, इस वस्तु का समस्त भार कहाँ केंद्र कार्य कर रहा है, इस बिंदु पे, इसको हम जी कहते हैं। चाहे वो वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो, किसी भी, चाहे वो सीधी हो, टेढ़ी हो, आड़ी हो, कहीं भी हो, उसका केंद्र में ही क्या कर रहा है, समस्त भार कार्य करता है। वस्तु का भार ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अब देखिए ये क्या लाइन कह रहा है कि वस्तु का जो केंद्र, गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की कार्य करता है। कैसे, अगर यहाँ है तो वो क्या करेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं हम नीचे की ओर क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या कह रहा है, वस्तु का जो गुरुत्वीय केंद्र ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ये एक वस्तु थी, इसका गुरुत्वीय केंद्र जी दे दिया है, ये क्या होता है, नीचे की ओर कार्य करेगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, गुरुत्वीय केंद्र में वस्तु के बराबर ऊपर मुखी बल लगा के हम वस्तु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जब वस्तु का जो भार है उसके केंद्र पे कार्य कर रहा है और बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो हमें इसे संतुलन करने के लिए ऊपर की ओर एक बल लगाना पड़ेगा। मान लो मैं बल F' मान लेता हूँ, तो ये बल लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम जो वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने दिया है संतुलन के प्रकार। संतुलन के प्रकार, संतुलन के प्रकार दोस्तों तीन प्रकार के दिए। संतुलन के जो है तीन प्रकार के दिए, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। तो दोस्तों इनको समझते हैं, क्या बोला है। स्थायी मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थायी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाता है और बल हटाते ही विस्थापित किया जाता है और बल हटाते से पुनः वो स्थिति में आ जाए, तो ऐसी को क्या कहते हैं हम, ऐसी इस चीज़ को हम, ऐसी संतुलन को हम क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे सामने एक ये दिया शंकु टाइप का दिया है, यदि मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, इस तरीके से कर दूं, थोड़ा सा उठा दिया, लेकिन इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये इस स्थिति में आ जाएगा, इसको कहेंगे हम स्थायी संतुलन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक है अस्थायी संतुलन, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए, इसे क्या कहते हैं हम, अस्थायी संतुलन कहते हैं। कि सपोज देखो कैसे, यदि मैं शंकु को ऐसा बना लूँ, ऐसा कोई शंकु रखा है और इसको मैं अब रख दूँ, मान लो मेरे पास पहले शंकु ऐसा रखा था तो ठीक था, लेकिन अगर मैंने इसको उल्टा रख दिया तो एक बार अगर ये अपनी स्थिति से हट जाएगा दोस्तों, अपनी स्थिति से हट जाएगा तो दोबारा इस स्थिति में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, असंतुलन। तीसरा दिया दोस्तों उदासीन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या बोला है, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र जी उसी ऊंचाई पे बना रहता है,
तथा छोड़ देने पर वो अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है, उसको हम उदासीन संतुलन कहते हैं। संतुलन को हम उदासीन संतुलन कहते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे समझते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज वैसे ही हमारे पास एक शंकु दिया है इस तरीके से, ये ऐसा रखा हुआ है। तो दोस्तों ये अगर ये थोड़ा सा हम इसको हटा भी दें, रोल कर दिए, थोड़ा रोल भी कर दिया जाए, तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और उसका जो जी यहाँ रखा है, वो जी गोल घुमाने पर भी वो जी जहाँ के वहीं रहेगा। बोला है इसमें गुरुत्व केंद्र जी ऊंचाई पे ही उसी ऊंचाई पे बना रहे। तो दोस्तों ये हो जाएगा उदासीन संतुलन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसकी कुछ कंडीशन दी है उदासीन संतुलन की, वो देखते हैं। स्थायी संतुलन की शर्तें दी है, स्थायी संतुलन की शर्तें दी है। किसी वस्तु का स्थायी संतुलन के लिए दो शर्तें पूरा होना आवश्यक है। पहला क्या बोला है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। जो वस्तु दी है उसका गुरुत्व केंद्र जो है अधिकाधिक क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय केंद्र जो है, गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कोई वस्तु की आधार रेखा ये दी है और उसका जी यहाँ दिया है, तो बोला है गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। मतलब वस्तु का जो आधार है इसी से जाना चाहिए, और गुरुत्वीय केंद्र भी कहाँ दिया है, यहीं दिया है। तो ये किसके लिए शर्तें हैं दोस्तों, ये स्थायी संतुलन की शर्तें हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो मोशन का कुछ पार्ट यानी गति का जो पार्ट हमने करा चुका था थोड़ा पहले, वो जो बचा हुआ पोर्शन था मैंने आज कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।